आ चुके हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन रिलेटेड डिजीज पर या डैमेज पे या जेनेटिक इनस्टेबिलिटी पे। अगर हम लोग बात करें तो एक होता है, ये जो है एक अलग टाइप का म्यूटेशन है जिसको हम लोग ट्रिपल एक्सपेंशन नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, हालांकि ये दिया हुआ एक्सपेंशन ऑफ ट्राई न्यूक्लियर, पर इसको मेनली हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल एक्सपेंशन। इसमें होता क्या है, जो ये इस तरह का म्यूटेशन है कि जब तीन जो बेसेस हैं, 3 बेसेस जो हैं वो बहुत बार लगातार रिपीट होते हैं, सेवरल टाइम्स दे आर रिपीटेड विद इन अ जीन। एक ही जीन में ये जो रिपीट्स हैं ये लगातार पाए जा रहे हैं और ट्रिपल फॉर्मेट में 3 बार, जैसे फॉर एग्जांपल CGG है तो वो लगातार ऐसे ऐसे पाया जा रहा है। नॉट ओनली 50, 100, 200, सेवरल थाउजेंड टाइम्स इट कैन इंक्रीज और उसके बाद म्यूटेशन ऑब्वियसली रिजल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे इंटरेस्टिंग फीचर और क्या हो जाता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो रिपीट्स हैं ये एक्सपैंड करते हैं या बढ़ते रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई, मान लेते हैं ये फर्स्ट जनरेशन है, इसमें 50 थे, फिर इसके बाद सेकेंड जनरेशन में लगभग नॉर्मल होने चाहिए कुछ रिपीट्स प्रोटीन के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, फिर मान लेते हैं सेकेंड जनरेशन में 200 हो गए, अब थर्ड जनरेशन में लगभग 200 से हम ज्यादा बोल देते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे तो रिपीट्स ये नॉर्मल, यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिजीज मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, पर यहाँ पे प्री म्यूटेशन हो गया, यहाँ पे भी अभी डिजीज मैनिफेस्ट नहीं हो गया। आई थिंक मैनिफेस्टेशन आप लोगों को वर्ड समझ में आ रहा होगा। डिजीज मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर कोई डिजीज सिम्टम्स दिखाने लगती है तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है एबनॉर्मलिटी मैनिफेस्ट हो रही है, किसी प्रकार के सिम्टम्स या जो भी सिम्टम्स हमें दिखते हैं किसी डिजीज में। तो अभी भी यहाँ पे दिख नहीं रही है, पर यहाँ पे अब इतने रिपीट्स बढ़ चुके हैं कि यहाँ पे एक तरीके से फुल म्यूटेशन हम लोगों को दिख रहा है। तो ये सब बहुत एक एक पॉइंट जो है ट्रिपल एक्सपेंशन को लेकर आपको स्टेटमेंट मॉड्यूलेट किए जा सकते हैं। तो वर्ड याद रखना है, ट्रिपल एक्सपेंशन में 3 बार जो है वो कोई रिपीट्स जो है लगातार रिपीट्स होते मतलब बढ़ते रहते हैं। ये लगभग 200 से लेकर जो है हजारों बेस पेयर के हो सकते हैं। नॉर्मली कुछ तो रिपीट्स प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे 50 रिपीट्स हैं तो चलिए नॉर्मल है। तीसरी या चौथी इंपॉर्टेंट जो बात हम लोगों ने देखी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस तरह की बीमारी में क्या होता है, ये रिपीट्स बढ़ते जाते हैं और उसके बाद फुल म्यूटेशन का रूप ले लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि ये जो किस तरीके से ये प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन तक आते आते पूरी मैनिफेस्टेशंस होती जाएंगी। So some regions of DNA have unusual genetic instability because of the presence of trinucleotide repeats. तो इस तरह के रिपीट को हम ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट बोलते हैं। और ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स एक्सपेंशन कैन अडॉप्ट ट्रिपल हेलिक्स। तो इस तरीके से ये ट्रिपल हेलिक्स कन्फर्मेशन अडॉप्ट कर सकती हैं। CG ये हम लोगों ने देखा भी हुआ है, ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, राइट। प्रीवियसली हम लोगों ने इस विषय पे बहुत ज़्यादा बात की है। एंड एज्यूम अनयूजुअल DNA सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स दैट इंटरफियर विद ट्रांसक्रिप्शन एंड DNA रेप्लिकेशन। तो इस तरीके की लगातार रिपीट होंगे, ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा, DNA जो है आपस में ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने लगेगी, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों में ही प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरह की वजह से जो जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ट्रिपल एक्सपेंशन डिजीज की कैटेगरी में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। उसके बाद है हंटिंगटन्स डिजीज, सुना होगा, कैनेडीज डिजीज, फ्रेडरिक्स एटैक्सिया, स्पाइनोसेरिबुलर एटैक्सिया टाइप 1 एंड मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक, तो इन सभी में क्या होता है, इसी तरीके का ट्रिपल एक्सपेंशन जो है वो देखा गया है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में ये बात करते हैं विच इज इम्पॉर्टेंट कि मान लेते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में ही। इसमें क्या होता है, FRM1 जो जीन है वो बेसिकली एक प्रोटीन बनाता है
RMP प्रोटीन बनाता है। एंड ये जो प्रोटीन है वो सिनेप्सिस डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होती है। सबको सिनेप्स का मतलब पता होगा, जब न्यूरॉन्स आपस में इसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रांसफरेंस नहीं होगा, और अच्छे से जब ब्रेन सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं होंगे तो क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली देखा जाए तो क्या है, 6 से 50 रिपीट्स प्रेजेंट थे तो पर्सन वाज नॉर्मल। पर जैसे ही 50 से 200 रिपीट्स हो गए, ठीक है, किसके, CGGG के रिपीट्स इतने ज्यादा हो गए तो वो प्री म्यूटेशन देखा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं FMRP प्रोटीन बन रही है। दोनों ही केस में आप ध्यान से देखें तो FMRP प्रोटीन बन रही है, तो यानी ये दोनों में आपको डिजीज मैनिफेस्टेशन अभी नहीं दिखेगी। ठीक, पर और मेंटल रिटार्डेशन जब प्रोटीन बन रही है यानी सिनेप्सिस का डेवलपमेंट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा। और पर जैसे ही 200 से ज्यादा रिपीट्स होना शुरू होते हैं, यानी ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन की बात हो रही है, 200 से रिपीट ज्यादा होते हैं तो देखा गया है कि FMRP प्रोटीन बंद हो गई। जब वो फॉर्म नहीं होगी तो सिनेप्सिस प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। अब जब ये मेंटल रिटार्डेशन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है डिजीज अब मैनिफेस्ट होने लगेगी। ठीक है, तो अगर और रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो जो FMR1 जीन है उसका पूरा जो नाम है वो है फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन। फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन, सॉरी FRM हमने लिख दिया है, FMR, राइट। वैसे कहीं कहीं FRM भी, हाँ FMR, सॉरी FMR, यहाँ पे भी FMR लिखा है, FMR, ठीक है, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे और ये एक्चुअली FMRP प्रोटीन जो एनकोड कर रही है वो लगभग 632 की है, 632 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज की होती है। और ये एक्चुअली में कहा जाए FMRP प्रोटीन जो है हाईली कंजर्व्ड है वर्टिब्रेट्स और ज़्यादातर टिश्यूज़ में FMRP जो प्रोटीन है ये सभी टिश्यूज़ में एक्सप्रेस तो होती है पर ब्रेन सेल्स में बहुत ज़्यादा ये एक्सप्रेस होती है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है अब FMRP प्रोटीन अगर नहीं होगी तो स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बनेगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, और इसके लिए क्योर भी नहीं है। सबसे बड़ी तो चीज़ ये है। और यहाँ पे एक और बात कि ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से ये प्रोटीन बनना बंद हो गई। तो यहाँ पे आप देखें कि एक और फीचर आपको यहाँ पे दिया हुआ है मिथाइलेशन का। तो मिथाइलेशन में आप देख रहे हैं कि जब तक 6 से 50 रिपीट है मिथाइलेशन नहीं हो रहा, 50 से 200 रिपीट हुए मिथाइलेशन नहीं हो रहा। अब आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट वी हैव रेड सो फार इन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम लोगों ने डिटेल एल्काइलेशन, मिथाइलेशन, ये सब न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और हम लोगों को पता था कि इस तरह के मिथाइलेशन इवेंट्स जो हिस्टोन प्रोटीन्स और ये सब पे होते हैं, दे डू पार्टिसिपेट इन रेगुलेशन ऑफ जीन। तो अब क्या होगा जब मिथाइलेशन 50 से 200 रिपीट जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि अब जो है मिथाइलेशन इवेंट शुरू हो जाता है। तो मिथाइलेशन इवेंट होने के कारण क्या होता है कि जीन साइलेंस हो जाती है, जीन साइलेंस हो जाती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब जीन साइलेंस हो गई तो वो प्रोटीन बनाना बंद कर देगी, will stop making the protein and will manifest the disease regarding the same। ठीक, तो एक तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन से स्टेटमेंट वाइज जो हम लोगों ने देखा, प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपीट्स के रिगार्डिंग, मिथाइलेशन के रिगार्डिंग, FMRP प्रोटीन फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ग्राफिकल कंटेस्ट पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो इवॉल्व किए जा सकते हैं, राइट, कि मिथाइलेशन कम है ज़्यादा है तो FMRP पे क्या है, तो रिपीट्स अगर ज़्यादा हैं तो आराम से कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं जहाँ पे आपको एनालाइज करना होगा। ठीक,
दूसरी चीज बैंड ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको, इस डायग्राम को देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लेन 1 है, दिस इज लेन 1, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, दिस इज लेन 1, लेन 2, लेन 3, लेन 4, लेन 5। आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आइडिया होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या करते हैं, क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और यहाँ पे तो बात हो रही है सदर्न ब्लॉट। तो अभी आप एक तरह से सिर्फ बैंडिंग पैटर्न को ही ऑब्जर्व करें, क्योंकि अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सदर्न ब्लॉट में अंतर पता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं पता है तो अभी सिर्फ थोड़ा सा बैंडिंग पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करें इन द रेफरेंस विद ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन की किस तरीके से इस लेवल के भी क्वेश्चन आपको रिलेट किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है डाला गया है इस लेन 1 में, लेन 1 में नॉर्मल फीमेल। तो नॉर्मल फीमेल का आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम 2.8 kb का और एक जो है 5.2 kb का, ये उसका क्रोमोसोम है। ठीक है, फीमेल का, ये नॉर्मल मेल का एक्स क्रोमोसोम है। ठीक, यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो आपको नॉर्मल फीमेल लेन 1, लेन 2 में नॉर्मल मेल, लेन 3 में प्री म्यूटेशन मेल। तो लेन 3 में प्री म्यूटेशन मेल यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे रिपीट्स बढ़ गए। जब रिपीट्स बढ़ गए तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ बैंड शिफ्ट होगा। तो आप देख रहे हैं मेल का जो है पहले यहाँ 2.8 kb का बैंड था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, मान लेते हैं यहाँ 3.4 kb का हो गया। किसकी वजह से हो गया, क्योंकि 200 रिपीट हो गए। ठीक, कुछ देर बाद जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन में फिर क्या हो, फुल म्यूटेशन हो गया उसमें, यानी 200 से भी मान लेते हैं 1000 रिपीट्स हो गए, तो लगभग 6 मान लेते हैं यहाँ पे 6.8 kb का फ्रैगमेंट मिल गया। तो अब आप देख रहे हैं कि मेल में ही ये बीमारी आ गई, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक आपको म्यूटेशन रेट दिख रहा है कि किस तरीके से एक्सपेंशन होता जा रहा है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे 2 बैंड्स जो आपको दिख रहे हैं फीमेल के, एक दिख रहा है कि 18 रिपीट्स हैं और दूसरे में 80 रिपीट्स हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 80 रिपीट्स। तो ये जो है ये आपको एक 80 रिपीट्स का बैंड्स दिख रहा है। तो खैर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एरिया कौन सा है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एरिया ये है कि किस तरीके से ट्रिपल एक्सपेंशन रिपीट में जब हमारे पास 3 DNA लेंस थे विद अ नॉर्मल, प्री म्यूटेटेड एंड विद फुल म्यूटेशन, और तीनों में ही डिफरेंस क्या है, ज़्यादा रिपीट्स हैं। तो जैसे जैसे ज़्यादा रिपीट्स हो रहा है तो हमारे पास बैंड्स जो हैं कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। इसी क्वेश्चन में आप लोग रेडी रहें कि आप लोग को कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन शिफ्ट आउट हो सकते हैं, जहाँ पे आपको ये दिखाया जाए कि आप लोगों ने जेनेटिक्स अगर देखा हो, उसमें पेडिग्री एनालिसिस आती है, तो दिस इज द केस, राइट, फीमेल एंड मेल, राइट, देन डॉटर्स, सॉरी सन डॉटर्स, सपोज इस तरीके से हम लोग पेडिग्री आती है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, वाई लिंक्ड डोमिनेंट है, या एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, पहचानो पेडिग्री, इस तरीके का होता है। पर कभी कभी उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसके नीचे हो सकता है एक बैंड बना दे, ठीक, और हम लोग ये देखें कि यहाँ पे मेल का बैंड यहाँ पे है सपोज, और उसके सन का बैंड जो है यहाँ पे है। और भी उसमें क्वेश्चन हो, मैं एक शॉर्ट में एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि पेडिग्री को भी क्या किया जा सकता है, बैंड्स के साथ लिंक्ड किया जा सकता है क्वेश्चन को। और अब आपको पूछे कि आप सिर्फ बैंड को एनालाइज करके बताइए, और पूछा भी जाता है कि ये कौन से डिजीज है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर ध्यान से देखें, सॉरी, हाँ सॉरी, ये मैंने इसका बनाया है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे मैंने फीमेल का बनाया है, मैंने इसका कुछ बनाया ही नहीं, मैं फादर का बना रही हूँ, फादर का बैंड जो है मैं यहाँ बना रही हूँ सपोज, और सन का मैंने यहाँ बना दिया, ठीक। तो अब आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या होगा,
ट्रिपल एक्सपेंशन की ओर इशारा कर रहा। अभी तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं और आपके सामने सीधे पेपर होता है, उस समय एनालिसिस थोड़ी टफ हो जाती है। बट थोड़ा ये चीज का भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर ट्रिपल एक्सपेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और वहां पे जरूर ऐसा भी होगा कि सपोज ये जो है नेक्स्ट, मैं इसको और बढ़ा दे रही हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो एक और मेल आ गया और यहाँ पे फिर से ये जो बैंड है वो यहाँ दिख रहा है एक बैंड, तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यानी फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे था, फादर का ये है, सेकंड जनरेशन तक यहाँ तक, यानी ये इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये शायद ट्रिपल एक्सपेंशन की ओर इशारा कर रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि बैंड ओरिएंटेड क्वेश्चन भी अब आते हैं, तो थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है इस केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप चीज़ क्लियर होगी। तो हम लोग थोड़ा सा फिर से इस पर आ जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट ये है, थोड़ा सा हम लोग और रिलेट कर लेते हैं अपनी प्रैक्टिस को और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि यस देयर इज हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज जो कि ये भी एक न्यूरो डिजेनरेशन डिजीज है, राइट। और इसमें जो है जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो डोमिनेंट एलील की वजह से होता है। ये इंफॉर्मेशन एकदम ध्यान में रखनी। ये ट्रिपल एक्सपेंशन के ही कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। और इसमें जो है, जो हंटिंगटन्स डिजीज में है, जो रिपीट है वो CAG होता है, CGG फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में, और इसमें क्या होता है CAG। और ये एक्चुअली में कोड किसका होता है, ग्लूटामीन का कोड होता है। तो इसमें CAG रिपीट्स जो हैं वो एक्सटेंडेड हो जाते हैं। और यहाँ पे भी न्यूरल डिजनरेशन ही होता है, जैसे जैसे जनरेशन में रिपीट्स बढ़ते जाते हैं तो वो बाद में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दिस इज हंटिंगटन्स डिजीज। CAG रिपीट्स होते हैं। और अगर देखा जाए मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में देखा जाए, ये भी क्या है, एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है। ऑटोजोमल डोमिनेंट, जैसे फ्रेजाइल तो एक्स बेस थी, यहाँ पे भी कौन सा है, CAG रिपीट्स पाए जाते हैं। लगभग N रिपीट्स, जो N इक्वल्स टू 50 to 2000 रिपीट्स, यानी 50 तो नॉर्मल है, बट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, जब तक 50 के बिलो है, तो 50 के थोड़ा अब अबव जा रहा है। तो हम लोगों ने 3 चीजें देख ली हैं कि देयर इज नॉर्मल केस, उसके बाद फिर क्या आता है प्री म्यूटेशन, और अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फुल म्यूटेशन। तो जब तक 50 तक है तब तक तो नॉर्मल है, ठीक, उसके बाद प्री म्यूटेशन आएगा, उसके बाद फुल म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग देखें कैग का भी आप देख सकते हैं, इसका जो N है इक्वल्स टू 37 to 80 रिपीट्स होता है। 11 to 34 जब तक है तब तक तो नॉर्मल है, उसके बाद जो है क्या हो जाता है, प्री म्यूटेशन देन फुल म्यूटेशन। देन तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है स्पाइनो सेरिब्रलर अटैक्सिया टाइप 1। इसमें भी कौन सा रिपीट है, CAG रिपीट्स। इसमें भी जो N है वो होता है 28 से लेके 81 रिपीट्स। ठीक, तो ये हम लोगों को, ये थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी होगी। Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah.